जैसे जैसे हम देख रहे हैं पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है जिनकी आंखें जल्दी कमजोर हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आंखों की कमजोरी जो है उसको हम रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, जिसमें के छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको माइनस का चश्मा लग रहा है। और आज की तारीख में हम सब की जिंदगी, बच्चों की खासकर, वो इंडोर सिमट के रह गई। कोई ऐसे बच्चों में साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो घर में या स्कूल में पता चलने चाहिए कि इस बच्चे को जरूरत है चश्मे की? जैसे मैंने कहा, बच्चा स्क्रू करके देखने की चाहिए करेगा या पास देखेगा तो उसमें वो मायोपिया बढ़ने का ज़्यादा चांस होता है। उसके अंदर एक बच्चा ऐसा है स्कूल में जिसको पता भी नहीं है कि उसको चश्मे की जरूरत है। बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वैसे आई के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर होता है। आप कितने मिनट में एक सर्जरी कर लेते हैं? मिनट कोई रेस तो लगी नहीं है, बट नॉर्मली 8-10 मिनट लग जाते हैं। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले। ये सब तब होगा जब आपकी आंखें सलामत रहें और बेहतरीन तरीके से देखती रहें। तो वो बेहतरीन तरीके से जब नहीं देख पाती, उसके बाद आप ढूंढते हैं तमाम तरीके जो उन आंखों को बेहतरीन तरीके से देखने लायक बताएं। और डॉक्टर महिपाल सचदेव आज हमारे साथ हैं, जो 40 साल से लंबे समय से आंखों को रोशन करने का ही काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये कि ये आंखें जो हैं देखना कम जो कर रही हैं, जैसे जैसे हम देख रहे हैं, हम नए नए एरा में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है जिनकी आंखें जल्दी कमज़ोर हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आंखों की कमजोरी जो है उसको हम रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं या दृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें कि नॉर्मली अगर व्यक्ति दूर की चीज़ को देख रहा है तो उसकी जो इमेज है वो सीधा रेटिना पे पड़ती है। अब किसी कारणवश अगर वो इमेज रेटिना पे ना पड़े, रेटिना के आगे पड़े या रेटिना के पीछे पड़े, तो उसको वो जो रिफ्रैक्टिव एरर या दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए चश्मे की ज़रूरत होती है। और ये चश्मा जो है ये माइनस के नंबर का होता है जिसको हम कहते हैं कि मायोपिया, और या प्लस के नंबर का होता है जिसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन होती है जिसमें कि आंख का अगर एक एक्सिस और दूसरा एक्सिस भिन्न हो तो उस केस में सिलिंड्रिकल पावर का इस्तेमाल किया जाता है चश्मे के अंदर, जिसको हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। तो मायोपिया विद एस्टिग्मेटिज्म भी हो सकता है और हाइपरोपिया विद एस्टिग्मेटिज्म भी हो सकता है। यानी एक आंख अलग पावर पे है? नहीं, विद मतलब आंख का एक ही आंख के अंदर जो एक एक्सिस है और दूसरा एक्सिस है वो भिन्न है। जैसे अगर आप एक फुटबॉल समझिए, फुटबॉल जो है वो राउंड होता है, और अगर आप समझिए कि जैसे कि हम लेके चलें कि भाई जो सॉफ्ट बॉल या बेसबॉल होती है वो ओवल होती है, तो ओवल के अंदर ये एक्सिस और ये एक्सिस फर्क है। तो मतलब कि व्यक्ति का एक एक्सिस की पावर सेम आई की दूसरे एक्सिस से अलग है, तो उसको हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। तो वो भी चश्मे के अंदर बनता है जिसके अंदर के सिलेंड्रिकल पावर का इस्तेमाल किया जाता है चश्मे को करेक्ट करने के लिए। अब जो आपने जिस चीज़ के ऊपर कहा, ये मायोपिया का आई वुड से एक प्रकार का एपिडेमिक सा हो रहा है जी, जिसमें के छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको माइनस का चश्मा लग रहा है। ये इंसिडेंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, और मेन जो फैक्टर है वो ये है कि आंख जो है वो डिस्टेंस विजन के लिए बनी हुई है। और आज की तारीख में हम सब की ज़िंदगी, बच्चों की भी खासकर, वो इंडोर सिमट के रह गई है। बाहर नहीं निकलते, सूरज नहीं मिलता, विटामिन डी का भी एक रोल है, वो नहीं है, उसके करके भी नंबर बढ़ जाता है। मगर मेन जो कारण ये है कि क्योंकि ये जो डिजिटल डिवाइसेस हैं या जो कंप्यूटर्स हैं, फ़ोन है जिसके साथ के हम सब चिपक के बैठे रहते हैं, और बच्चे भी, बच्चों का मतलब अब किताबों के ज़रिए वो अपना कंप्यूटर वगैरह पे देखते हैं, तो आंख जो है वो नॉर्मली डिस्टेंस विजन के लिए बनी होती है, यानी दूर देखने के लिए बनी है। दैट इज़ हाउ गॉड क्रिएटेड और दैट इज़ हाउ द आई इज़ डिज़ाइंड। मगर जब व्यक्ति को नज़दीक देखना होता है तो आदमी को या बच्चे को एक पर्टिकुलर अकोमोडेटिव स्ट्रेन पड़ता है, यानी कि लेंस जो आंख के अंदर होता है उसकी पावर चेंज होती है ताकि वो नज़दीक भी फोकस कर सके। दूर का फोकस अलग है, नज़दीक का फोकस अलग है। तो इसके करके आंख पे अगर कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस पड़े तो उससे मायोपिया इंड्यूस होता है। दिस इज वेरी वेल नोन कि मायोपिया इज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव नियर वर्क। तो अब हमारा एक्सेसिव नियर वर्क इतना ज़्यादा हो गया है कि ये फार ईस्ट की कंट्रीज अगर आप देखें
तो अगर आप ले लीजिए जापान ले लीजिए, ताइवान ले लीजिए, कोरिया ले लीजिए, सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, यहाँ पे जो मायोपिया का इंसिडेंस है दैट हैज गॉन अप टू अबाउट 70%. So much so that the government has declared it a kind of an epidemic. और सिंगापुर गवर्नमेंट ने तो ये मैंडेटरी कर दिया है कि बच्चा कम से कम 1 घंटा बाहर स्कूल में खेलेगा, या जो भी मतलब एक्टिविटी बाहर की आउटडोर एक्टिविटी होनी चाहिए. तो हमारे सबकी ये जो मेन प्रॉब्लम जो बढ़ तो रही थी, मगर कोविड में ये काफी मतलब और बढ़ी, ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हुआ, सब घरों में बंद हो गए, बाहर निकल नहीं पा रहे थे और आप एक्सेसिव स्ट्रेन कर रहे थे. तो ये जो चीज़ है इंडिया में भी हमने देखी है. मेरे हिसाब से ये कम से कम एवरेज पॉपुलेशन में 2 से 3% पर ईयर मायोपिया का इंसिडेंस बढ़ रहा है. हाँ, और एक चीज़ और आपको इस चीज़ के बारे में ज्ञान देना चाहता हूँ कि फॉर एवरी 1 चाइल्ड हु इज वेयरिंग ग्लासेस, दिस वाज अ स्टडी डन वे बैक इन 90s. ओके. उसके अंदर एक बच्चा ऐसा है स्कूल में जिसको पता भी नहीं है कि उसको चश्मे की जरूरत है. तो अगर आप चश्मे पहने हुए बच्चे देखें कि भाई इतने परसेंटेज को है, तो कम से कम एक और ऐसा बच्चा होगा जिसको के रिक्वायरमेंट है और उसने कभी एसएससी नहीं कराया, उसको पता ही नहीं चला. अननेसेसरी जो हम लोग समझते हैं कि भाई हर साल आपका एग्जामिनेशन होना चाहिए, वो कभी होता नहीं है, क्योंकि हमने कभी उसका महत्व नहीं समझा. बच्चा जब पैदा होता है या बच्चा जब बड़ा होता है 1 साल का, या जब स्कूल जाता है, और स्कूल के बाद एवरी ईयर वो चीज़ का बच्चे का टेस्ट होना चाहिए कि वो बोर्ड, बड़ा सरल सा टेस्ट है, बोर्ड है, एक डिस्टेंस है, वहाँ से व्यक्ति देख सकता है कि भाई आप कितना पढ़ सकते हो. आजकल तो ऑनलाइन भी टेस्ट कर सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर, साइज ऑफ द फॉन्ट चेंज करके कि भाई लेटर का क्या साइज है और व्यक्ति किस डिस्टेंस में बैठा है, तो वो चेक करके, ये अगर एक सिंपल सा टेस्ट भी हो तो जल्दी पकड़ में आ सकता है और ये मायोपिया का इंसिडेंस थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकता है. जैसे आपने कहा कि स्क्रीनिंग होगी तो पता चल जाएगा. जैसे भारत के हालात हैं, लोग जल्दी से स्क्रीनिंग के बारे में सोचते नहीं हैं. कोई ऐसे बच्चों में साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो घर में या स्कूल में पता चलने चाहिए कि इस बच्चे को जरूरत है चश्मे की? सबसे पहला साइन एंड सिम्टम ये है कि बच्चे की परफॉर्मेंस स्कूल में अगर खराब हो रही है, तो वो ना पढ़ रहा हो तो भी खराब हो रही होगी. नहीं, ना पढ़ना एक बात अलग है, मगर अगर वो पढ़ रहा था पहले और अब वो नहीं पढ़ रहा, अगर कोई उसको गलत आदतें नहीं पड़ी, वो सेपरेट चीज़ है. बट बेसिकली बच्चा हो सकता है बोर्ड ही नहीं देख पा रहा हो, वो पीछे बैठा हो और बोर्ड नहीं देख पा रहा क्लास में. सो इफ द परफॉर्मेंस इज गोइंग डाउन, यू डेफिनेटली नीड टू डू दैट. सेकंड थिंग इज कि बच्चा अगर कोई चीज़ देख रहा है तो वो ऐसे उसको आई को स्क्रू करके या छोटा करके देख रहा है, तो वो पिन होलिंग इफेक्ट बच्चा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको वो ठीक नहीं दिख रहा. बट अगर आप पिन होल करें या आई को छोटा करें तो आपको थोड़ा साफ दिखता है. उसके बाद बच्चा जो है अगर हेडेक की कंप्लेंट करता है, बच्चों में नॉर्मली हेडेक नहीं होनी चाहिए. बच्चा अगर स्कूल से आके या पढ़ने के बाद या टीवी वगैरह या वीडियो गेम्स के बाद हेडेक की कंप्लेंट करता है, वो है बच्चा आंख को बार बार मलता है या आंख उसकी शाम तक रेड हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें, ये लक्षण है कि हो सकता है बच्चे की आंख कमज़ोर है, तो उसको जांच करा लेनी चाहिए. इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग, इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग. आप गए वहाँ पे बच्चे को देखा, उसको बोला बोर्ड पढ़े, वो बोर्ड पढ़ सकता है, एंड विद ईच आई सेपरेटली. घर में ये भी चीज़ कर सकते हैं. अगर आपको पता है, आपने अपनी आई साइट चेक कराई हुई है, आपने कोई कैलेंडर टांगा हुआ है या कोई चीज़ टांगी हुई है एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे आपको दिख रही है और बच्चे को नहीं दिख रही, वो आगे बैठ के टीवी देख रहा है, ये भी एक और लक्षण है कि भाई व्हेनेवर द चाइल्ड वांट्स टू सी टेलीविजन, ही वांट्स टू कम नियरर, बिकॉज दूर से उसको दिख नहीं रहा. तो वो आप वो भी चेक कर सकते हैं. आपकी अपनी आई साइट ठीक है, आपको मालूम है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में बैठिए, पढ़िए बोर्ड को और बच्चे को बोलिए कि ये छोटा लेटर तेरे से दिख रहा है उसमें. तो जैसे घर में पहले कहा जाता था कि पास से टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, उसका कोई साइंटिफिक रैशनल है? 100% रैशनल है. जैसे टेलीविजन का रैशनल है या स्मार्टफोन का रैशनल है, अकोमोडेटिव स्पैज़म होता है. आप मेरे को एक छोटी सी बात बताइए, आपके घर में बच्चे होंगे, आप एक मीटर स्केल लगा लेते हैं घर में, जिराफ बना होता है, उसके अंदर बच्चे की हाइट रोज नाप लेते हैं. नापते हैं कि नहीं? मतलब अक्सर लगे होते हैं, कई घरों में लगे होते हैं, मगर किसी ने आई साइट के बारे में ये क्यों नहीं सोचा कि भाई उसके बारे में ये देखा जाए कि भाई ठीक है, एक छोटा सा बोर्ड लगा के बच्चे से पढ़वा लो. वो सर क्या होता है, उसको देख के लगता है ये कोई एक्सपर्ट का काम है, हम नहीं कर सकते. नहीं एक्सपर्ट हाइट के मेजर भी तो पेडियाट्रिशियन का काम, फिर उस चीज में कह सकते हैं आप ना. डॉक्टर साहब, अक्सर माँ बाप ये सोचते हैं कि एक बार चश्मा लग गया बच्चे को जी, तो फिर तो नंबर बढ़ता जाएगा, लाइफ टाइम लगा रहेगा, इसलिए भी कई बार लोग डिले करते हैं.
ओके, दी सबसे पहली बात यह है कि अगर बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है और वो चश्मा नहीं लगा रहा तो उसमें बढ़ने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि उसमें कांस्टेंट स्ट्रेन होगा आई के ऊपर। जैसे मैंने कहा, बच्चा स्क्रू करके देखने की चाहे करेगा या पास देखेगा तो उसमें वो मायोपिया बढ़ने का ज़्यादा चांस होता है। और मायोपिया अगर बच्चे को है तो उसमें फुल करेक्शन देनी चाहिए। ये भी एक गलत बात है कि थोड़ा अंडर करेक्ट कर दें, उससे कुछ नहीं होगा। एक सिल्वर लाइनिंग है, देयर आर 2 things which have come which are new over the last couple of years. एक जो मैंने अकोमोडेशन की बात करी, ज़्यादा अकोमोडेशन या पास के पढ़ने के लिए, तो उसमें स्ट्रेन पड़ता है। तो एक एट्रोपिन आई ड्रॉप्स है, वेरी कॉमन, मतलब दे वर अवेलेबल फॉर मेनी ईयर्स। एट्रोपिन, जैसे आप जाते हैं डॉक्टर के पास, पुतली फैलाने के लिए ड्रॉप्स दिए जाते हैं, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो मेडिसिन होती है उसको एट्रोपिन कहते हैं। वो मसल्स को रिलैक्स कर देती है आंख के, तो उससे स्ट्रेन नहीं पड़ता। तो आज की तारीख में लो डोज एट्रोपिन के ड्रॉप्स आ गए हैं। नॉर्मल 1% होती है, ये 0.01% होती है। इट्स अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, तो डॉक्टर्स कैन गिव इट। तो ये एवरी डे वंस अ नाइट फॉर चिल्ड्रन लेस देन 10 years हु आर हैविंग मायोपिया या इंक्रीज कर रहा है, दिस हैज बीन शोन टू हैव अ वेरी गुड इफेक्ट। तो उसमें, क्योंकि वही जो मैं बोल रहा हूँ, आईज रिलैक्स रहती हैं, उसमें स्ट्रेन नहीं पड़ता और उससे मायोपिया प्रोग्रेस नहीं होता। दूसरा, कुछ कंपनियों ने लेंसेज निकाले हैं, चश्मे के लेंसेज, जो नॉर्मली पेरिफेरी ऑफ द रेटिना है वो स्टिमुलेट नहीं होता, तो इसमें लेंसलेट अरेज लगे हुए हैं जिससे कि पेरिफेरी ऑफ द रेटिना भी स्टिमुलेट होगा और उससे भी मायोपिया की प्रोग्रेशन रुक सकती है। सेपरेटली बोथ दीज थिंग्स आर नोन टू बी वर्किंग वेल and their mechanism of action is also different, so we are also using it as together कि अगर एक चीज से नहीं रुक रहा तो दूसरी चीज से, इससे मायोपिया की प्रोग्रेशन डेफिनेटली शो करी है कि प्रोग्रेशन जो है वो कम हो जाती है। रात में आई ड्रॉप्स डालें और बाकी समय वो दिन में वो चश्मा लगा सकते हैं, मतलब स्मार्ट लेंसेज शायद उन्हें नहीं, स्टेलिस्ट कहते हैं उसको। स्टेलिस्ट है एक कंपनी का, एसिलॉर का, फिर मायोपिन है, मतलब देयर आर 3 कंपनीज, निकॉन के भी हैं और होया के भी हैं और जाइस के भी हैं। तो ये डिफरेंट तरह के लेंसेज हैं जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी यस, नॉर्मली रिवर्सल ऑफ मायोपिया नहीं होता, दिस इज टू अरेस्ट द प्रोग्रेशन ऑफ मायोपिया। किस एज ग्रुप में काम करेगा ये? नॉर्मली 10-12 साल की उम्र से कम में डाला जाता है, मतलब ये चश्मा और ये लेंस, क्योंकि दैट इज द मेन एज व्हेन, सी एक्चुअली द ट्रायल्स हैव बीन डन अप टू 10 years। तो अब उसके ऊपर भी इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि एट्रोपिन अगर अडल्ट्स में दिया जाए या थोड़े बड़ों में दिया जाए तो उनको पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। बच्चों की अकोमोडेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, तो डिस्पाइट दिस लो डोज ऑफ एट्रोपिन दे कैन स्टिल रीड। इट इज जस्ट रिलैक्सिंग द अकोमोडेशन, बट इट इज नॉट किलिंग द अकोमोडेशन। Okay, so that is the biggest advantage that you have for use in the children. Okay. बाकी जो आपने सवाल पूछा कि ये नंबर रिवर्स नहीं होता, लोग कई बार आयुर्वेद, योगा वोगा उसके बारे में बात करते हैं, मगर इससे कोई देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस टू से दैट द नंबर कैन बी रिवर्स्ड। अब सवाल ये आता है कि बच्चे को अगर चश्मा लग गया तो उसका उपाय क्या है कि भाई रिवर्स कैसे करो या उसको कैसे चेंज कर सकते हो, या वो नंबर डिले होके बढ़े, धीरे धीरे बढ़े, कभी तो बहुत तेजी में भी बढ़ता है बच्चों का नंबर। बच्चों का जब बढ़ता है वो एक्चुअली एक्सेसिव रीडिंग और प्यूबर्टी के आसपास, या बच्चे की जब हाइट गेन होती है, जैसे हाइट गेन होती है साथ में कई बार आई बॉल की डिमेंशन भी थोड़ी चेंज हो जाती है और उससे जो है मायोपिया यकलख्त उस टाइम पे बढ़ जाता है। ओके, लड़कियों को, लेडीज में हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं उसके करके मायोपिया के ऊपर कुछ इफेक्ट हो सकता है। बाकी चश्मा, ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट लेंसेस, उसके बाद रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो लेजर विजन करेक्शन जिसको कहते हैं। तो लेजर विजन करेक्शन जो है वो नंबर स्टेबल होने के बाद करी जाती है, नॉर्मली 20-21 साल की उम्र के बाद करी जाती है। और उसमें जांच करनी होती है पहले कि व्यक्ति, लेजर विजन करेक्शन लैसिक बोलते हैं, सिल्क है, स्माइल है, कई तरह के उसके मॉडिफिकेशंस आई हुई हैं, इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस है, और इससे आप नंबर काफ़ी हद तक, बहुत हद तक उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर जो मैंने किसी का करेक्ट किया है वो 28 नंबर किया है। 28? हाँ जी, -28। तो उसमें हम 2 टेक्निक्स या 3 टेक्निक्स को भी कंबाइन कर सकते हैं।
यानी कि जो इम्प्लांटेबल लेंस है, इम्प्लांटेबल कॉलिमर लेंस होता है, तो जैसे मैंने कॉन्टैक्ट लेंस की बात करी, कॉन्टैक्ट लेंस होता है पुतली के ऊपर लगाना, सुबह शाम को निकाल देना उसको, वो जो टेम्परेरी लोग लगाते हैं, टेम्परेरी हो गया। मगर इम्प्लांटेबल लेंस जो होता है उसमें एक कॉन्टैक्ट लेंस की तरह ही लचीला लेंस होता है जिसको हम फोल्ड करके एक छोटे से इंसिजन के आंख के अंदर डाल देते हैं। तो वो आंख में परमानेंटली पड़ा रहता है, विजन करेक्शन के लिए। नॉर्मली कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में आपने सुना होगा, इंट्राओकुलर लेंस। तो कैटरेक्ट सर्जरी में कैटरेक्ट को निकाल के उसकी जगह नया लेंस डाला जाता है। इस केस में ओरिजिनल लेंस क्योंकि क्लियर है, तो बच्चे का ओरिजिनल लेंस या यंग पर्सन का ओरिजिनल लेंस को हम नहीं छूते, बट एक आर्टिफिशियल लेंस उसके ऊपर डाल देते हैं। तो मतलब ये समझ लें कि चश्मा आंखों के अंदर चला गया, हाँ, कॉन्टैक्ट लेंस आंखों के अंदर चला गया। बेसिकली लचीला है, कॉन्टैक्ट लेंस आंखों में चला गया, तो ये लगभग 18-19 नंबर तक करेक्ट कर सकता है, और उसके ऊपर का जो नंबर है उसको हम लेसिक के जरिए करेक्ट कर सकते हैं। कौन सा एज ग्रुप है जो ऐसे लेंसेज लगवा सकता है, क्या उसका कोई क्राइटेरिया है? जो लेंसेज वही क्राइटेरिया वही है, नंबर स्टेबल होना चाहिए, और नॉर्मली 20-21 साल के बाद लगाते हैं। और ये भी माइनस के लिए भी होते हैं, माइनस विद सिलेंडर के लिए भी होते हैं, और प्लस के लिए होते हैं, प्लस के साथ सिलेंडर के साथ भी उसको किया जा सकता है। और ये इसके लिए क्राइटेरिया सिर्फ एक है कि क्योंकि एक आर्टिफिशियल लेंस आई के अंदर ऐड किया जा रहा है विदाउट टेकिंग आउट द ओरिजिनल लेंस, तो द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई टेंड्स टू गेट क्राउडेड। ओके, यू आर पुटिंग समथिंग एल्स, तो स्पेस चाहिए, तो उसको हम इंटीरियर चैम्बर डेप्थ कहते हैं। वो 2.8 मिलीमीटर से नॉर्मली ज़्यादा होनी चाहिए, वही एक क्राइटेरिया। और आंख बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, बाकी तो नॉर्मली इट्स अ वेरी गुड टेक्निक, इट इज़ गेनिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन ऑल्सो। स्पेसिफिकली मतलब देर आर लिमिट्स दैट वी हैव सेट नाउ कि कॉर्निया के ऊपर जो लेसिक किया जाता है या जो लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन करी जाती है, उसकी नॉर्मल लिमिट 8 से 10 रख दी है। कि -8 -10 से ऊपर लेसिक नहीं करते अगर किसी का नंबर इससे ज़्यादा है तो नहीं, क्योंकि दीज आर सब्ट्रैक्टिव सर्जरीज। सब्ट्रैक्टिव सर्जरी किसी चीज़ को माइनस कर रहे हैं। तो जो लेसिक सर्जरी होती है उसमें कॉर्निया का आकार बदलना होता है। अगर आपका कॉर्निया स्टीप है तो उसकी पावर ज़्यादा है, उसको आपने फ्लैट कर दिया तो उसकी पावर कम होगी, तो माइनस का नंबर उतर गया। रिवर्स पे अगर आपका ये स्टीप इतना है, उसको आपने और स्टीप कर दिया तो प्लस का नंबर उतर गया। ठीक है, ये लेसिक है। आसान भाषा में कॉर्निया का मतलब टू रीशेप द कॉर्निया परमानेंटली, तो दैट इज लेजर इन सीटू केराटोमिलियोसिस। द वर्ड लेसिक इज लेजर in situ keratomilosis. That means you are using a laser within the cornea to reshape the cornea. तो लेसिक इन सीटू का मतलब ये है कि कॉर्निया में अगर ये कॉर्निया है, पहले उसमें एक फ्लैप बनाया जाता है, उसके बाद लेजर करके उसको रीशेप करके फ्लैप को वापस डाल दिया जाता है, तो फ्लैप ये चिपक जाता है दोबारा। तो उससे जो so that means it is within the cornea, it is not on the surface of the cornea but within the cornea that you are doing the laser vision correction. तो ये जो अमाउंट ऑफ टिश्यू जो है वो हर एक नंबर के लिए लगभग 13 से 14 माइक्रोन कॉर्निया बर्न करना पड़ता है। ओके, तो यू कांट कीप ऑन बर्निंग द कॉर्निया इनडेफिनेटली कि भाई मतलब मैंने 20 नंबर है तो मैंने 280 के नॉर्मल कॉर्निया की थिकनेस 530 होती है, तो मैं अगर उसमें से 200 बर्न कर दिया तो वो कॉर्निया की स्ट्रेंथ इतनी कम हो जाएगी कि इट कैन नॉट विदस्टैंड द प्रेशर विद इन द आई। आई के अंदर एक प्रेशर होता है, जैसे बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वैसे आई के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर होता है, तो वो कॉर्निया बल्ज करने लग पड़ता है और खराब हो जाता है। तो ये देयर आर सर्टेन लिमिट्स दैट यू हैव पुट टू इट। सो नॉर्मली हम लेजर विजन करेक्शन जो है, जो सिल्क है, स्माइल है, या लेसिक है, या कंटूरा लेसिक है, वो हम नॉर्मली 8, 9, 10 नंबर से ज़्यादा नहीं करते हैं। इसीलिए ये लिमिट लगाई गई है कि बर्न करने की भी एक लिमिट क्षमता है कि भाई इतनी होनी चाहिए। वो हम पहले टेस्ट से पता करते हैं कॉर्निया की स्टार्टिंग थिकनेस क्या है, उसको हम कहते हैं परसेंटेज टिश्यू ऑल्टरेशन, कि कितना टिश्यू का परसेंटेज हम ले रहे हैं या ऑल्टरेशन क्या है उसके हिसाब से। तो ये तो हो गया सब्ट्रैक्टिव सर्जरी जी। जो इम्प्लांटेबल लेंस है वो एडिटिव सर्जरी है, उसमें हम कुछ निकाल नहीं रहे, कुछ डाल रहे हैं, लेंस लगा रहे हैं। हाँ, लेंस लगा रहे हैं। तो उसमें कोई लिमिट सिर्फ एक ही है कि स्पेस इनफ होनी चाहिए और कितनी पावर तक का, कितनी क्षमता का वो लेंस बन सकता है। कितनी क्षमता का बन वो 18 -18 तक बन सकता है, 17-18। कुछ इंडियन कंपनीज भी बनाती हैं, वो कुछ और भी ज़्यादा कर सकती हैं, मगर उसमें ऑप्टिक जोन को छोटा करना पड़ता है। तो
टिपिकली दैट गोज अप टू -7 -17 18 और कॉर्निया का आप समझिए 10 नंबर तक करेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग जगह पे एक्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्टिंग इन द सेम वे। तो यू कैन एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर बाय कंबाइनिंग वन टेक्निक विद द अदर टेक्निक। ओके, ये जो लेंस आपने कहा इम्प्लांटेबल लेंस है, एक बार लगाया तो फिर उसको करेक्शन की जरूरत होती है या बस वो लाइफ टाइम काम करेगा? वो लाइफ टाइम रहता है, बट द बिगेस्ट एडवांटेज इज इट इज रिवर्सिबल। अ डॉक्टर कैन टेक इट आउट, जरूरत पड़े, कोई प्रॉब्लम जब प्रॉब्लम मतलब जिंदगी में कैटरेक्ट तो किसी को होगा ही होगा, तो अब हम ये लेंस निकाल के कैटरेक्टस लेंस निकाल के नया लेंस डाल देते हैं। कभी प्रेशर बढ़ जाए आंख का तो उसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो लेंस बाई फार मतलब नॉर्मली इट इज नॉट टेकन आउट, बट सिंस वी स्टार्टेड डूइंग इट इन 1999, सो देयर आर पेशेंट्स हु हैव नाउ 50-55 जिनको कैटरेक्ट हो रहा है, मतलब तो उसके अंदर लेंस निकाल के हम कैटरेक्ट सर्जरी करके कर देते हैं। जैसे आपने कहा मिनिमम एज 20-21 है इसके लिए, कोई मैक्सिमम एज भी है या कोई और क्राइटेरिया? ऐसा कुछ नहीं है मैक्सिमम एज के अंदर। नॉर्मली सी अब आजकल दी रिजल्ट्स विद कैटरेक्ट सर्जरी हैव बिकम वेरी गुड। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति 50 साल का है या 55 साल का है, वो कहता है कि जी मेरे को चश्मा उतरवाना है, तो अगर उसको हम अर्ली ऑनसेट ऑफ कैटरेक्ट भी देखते हैं या बहुत कम डिसफंक्शनल लेंस सिंड्रोम एक होता है वो अगर देखते हैं, तो हम कैटरेक्ट निकाल के उसकी जगह ट्राइफोकल लेंस डाल देते हैं rather than putting an implantable lens, because tomorrow he'll need a cataract surgery. But if you are doing it, you are predating the cataract surgery, so a person will not need the cataract surgery later. तो उसको हम प्रेस बायोपिक लेंस एक्सचेंज कहते हैं, यानी कि जो 50 साल के ऊपर है, 45-50 साल के ऊपर, उनका हम लेंस बदल रहे हैं। तो वो लेंस की पावर आजकल काफ़ी सटीकता से कैलकुलेट हो जाती है, 0.5 नंबर इधर उधर समझ लीजिए, मगर और उसमें ट्राइफोकल और बेटर लेंस आ गए जो कि नज़दीक की विजन भी देते हैं। जो लेसिक होता है वो नॉर्मली डिस्टेंस विजन की करेक्शन के लिए होता है, पास का नहीं होता। मगर अब आज की तारीख में वी प्रेफर टू डू रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज, यानी कि नंबर बदलने के लिए लेंस इंसान का नए कृत्रिम लेंस से बदल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। So that is being done for a higher age group, but there is no age group. अब कई बार कैटरेक्ट सर्जरी के बाद या केराटोप्लास्टी पुतली बदलने की सर्जरी के बाद कुछ लोगों का नंबर रह जाता है ज़्यादा, तो उस केस में भी लेसिक किया जाता है। अच्छा, हाँ, तो मैं आई हैव डन इवन फॉर अ पेशेंट एज ओल्ड एज 80 years of age. Okay. So this is just to reshape the cornea. One is के चश्मा उतारने की एक चाहत है, मगर इसको लोग ये नहीं समझते हैं कि ये एक बहुत फंक्शनल सर्जरी है। अगर व्यक्ति का -10 का चश्मा लगा हो तो उसको साइड से विजन नहीं आती है, उसको चीज छोटी दिखती है, मिनिफिकेशन दिखती है, दोनों आई की कोऑर्डिनेशन में फर्क होता है। तो ये क्वालिटी ऑफ विजन भी बहुत इंप्रूव करती है। वन तो क्वांटिटी ऑफ विजन की बात होगी कि आप बोर्ड मतलब नंबर उतर गया बोर्ड पढ़ सकते हो, मगर एक क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ विजन होता है। तो ये एक फंक्शनल है। अब आप ये देखिए, जैसे मैं बात कर रहा था कि भाई ईस्टर्न कंट्रीज में मतलब फार ईस्ट वगैरह में 70-80% अगर लोगों को चश्मा लग रहा है तो वो फौज में कैसे जाएंगे, पायलट के लिए या जो कुछ भी है, आप जैसे न्यूज कास्टर्स वगैरह। तो सो बेसिकली देयर आर सर्टेन स्पोर्ट्स, so there are certain activities where they don't where they are made unfit, अच्छी विजन चाहिए। हाँ, they make unfit। तो उसके लिए तो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है कि भाई हम इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस जो है दैट इज बीइंग गिवन, या लेसिक के लिए पेमेंट वगैरह आज की तारीख में हमारे इंश्योरेंस वाले हाई पावर के लिए कुछ लोगों को करते हैं, मगर बाई फार वो इसको नहीं करते हैं, क्योंकि ये अननेसेसरली इसका जो फंक्शनल एस्पेक्ट है ऑफ अ पर्सन विजन बीइंग इम्प्रूव्ड इज समथिंग दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। आज की तारीख में अगर व्यक्ति को चल नहीं सकता, हैंडीकैप है ना, तो हैंडीकैप को आप रिमूव कर रहे हो, सर्जिकली रिमूव कर रहे हो, उसको आप कॉस्मेटिक्स नहीं कहोगे, आप उसको चलने के लिए दे सकते हैं। अगर व्यक्ति सुबह -10 नंबर वाला उठता है और उसको चश्मा नहीं मिलता तो उसको क्या दिखता है? उसकी फंक्शनल एस्पेक्ट के ऊपर किसी ने गौर नहीं दिया, क्योंकि ये ज्यादातर इसको समझा गया है कि ये कॉस्मेटिक के लिए, बट आई वुड से दैट इट इज अ वेरी गुड फंक्शनल सर्जरी दैट इज देयर टू रिमूव द हैंडीकैप ऑफ अ पर्सन। बिल्कुल। आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में सर क्या देख रहे हैं कि अभी लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं? चश्मा हटवाना प्रेफर कर रहे हैं, उसके लिए क्या ऑप्ट करते हैं, या अभी भी चश्मा ही ट्रेडिशनल चॉइस है लोगों की? देखिए, भ्रम होते हैं लोगों को, वो हल्के हल्के हटते हैं। एक पर्टिकुलर चीज अगर
30 साल हो गया मेरा ख्याल रिफ्रैक्टिव सर्जरी. आई स्टार्टेड डूइंग रिफ्रैक्टिव सर्जरी इन 96-97. अच्छा. तो दैट्स लाइक 30 एंड इट वाज इंट्रोड्यूस इन लेट 80s और अर्ली 90s लेसिक जब हुआ. अगर कोई चीज इतने सालों तक टिकी हुई है तो वो फायदेमंद है, उसके नुकसान नहीं है. तो ये वर्ड ऑफ माउथ करके ये बढ़ता जा रहा है. अफोर्डेबिलिटी इंडियंस की बढ़ रही है. जो पहले अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, यू कैन सी दैट जीडीपी इज ग्रोइंग, पीपल्स इनकम आर ग्रोइंग एटसेट्रा, सो दे कैन अफोर्ड इट. यूएस में पहले देखा गया था कंपैरिजन यूएस और इंडिया का, कि जो लेजर विजन करेक्शन या लेसिक है वो नॉर्मली एवरेज एज 35 साल थी. हिंदुस्तान में 22-23 साल थी, क्योंकि शादी से पहले या भर्ती से पहले ये लोग कराते थे ज्यादा. लाइफस्टाइल चेंज के लिए या ये इनकम्बरेंस को हटाने के लिए इतने लोग नहीं कराते थे. और ये लाइफस्टाइल चेंज वगैरह, किसी ने स्कीइंग करनी है, स्कूबा डाइविंग करनी है वगैरह, यूएस में बाय द टाइम दे कुड अफोर्ड इट दे वर 35-36. सो दैट इज व्हाई द एवरेज एज देयर वाज अ बिग डिफरेंस, क्योंकि यहाँ माँ बाप पे करते हैं, वहां पे वो व्यक्ति खुद पे करता था. तो ये वर्ड ऑफ माउथ से इट इज डेफिनेटली इम्प्रूविंग सिग्निफिकेंटली. आई एज पर माई नॉलेज last 2 years there has been an increase of numbers by about 20% year on year. लैसिक को लेकर हाँ जी, ग्रोथ उसमें है. और इसमें और कारण है, पेरिफ्री में मशीनें लग गई हैं. पहले व्यक्तियों को ट्रैवल करना पड़ता था, और कहीं पे भी मशीन लगती है तो वो मतलब उसकी वर्ड ऑफ माउथ हो जाता है. तो एक्चुअली छोटे क्लिनिक्स में या छोटे सेंटर्स में जिसमें 15, 20, 25 लेसिक होते थे महीने के, दे हैव एक्चुअली ग्रोन बाय 40-50%. कैटरैक्ट आपने कहा सूनर और लेटर होना ही है, हर किसी को होता है? गिवन अ लॉन्ग इनफ लाइफ ऑल ऑफ अस विल डेवलप अ कैटरैक्ट. ओके. यस. वो कैटरैक्ट जो होता है, आपके जो आंख है उसके अंदर एक लेंस होता है, कृत्रिम लेंस से वो लेंस को हम रिप्लेस करते हैं, जो ओरिजिनल लेंस होता है. ओरिजिनल लेंस ट्रांसपेरेंट होता है. तो ये क्लाउडी हो जाता है. जैसे शीशा अगर ट्रांसपेरेंट हो, उसको फ्रॉस्ट कर दो आप तो उसके थ्रू दिखेगा नहीं. और ये इसलिए होता है कि उसके लेंस के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो समय से डीनेचर हो जाती हैं. चाहे वो एक्सेसिव सनलाइट हो, चाहे वो एजिंग हो, चाहे वो एपिसोड्स ऑफ डायरिया, डिहाइड्रेशन हो, चाहे वो जेनेटिक फैक्टर हो, चाहे डायबिटीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो, थायराइड, डायबिटीज, यहाँ चोट लगना, ट्रॉमा, उसके करके वो जो प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर हो जाती है. तो प्रोटीन जब डीनेचर हो गई तो ये जो लेंस है जो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है वो ओपेक हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है. तो उसको हमको रिप्लेस करना पड़ता है बाय अनदर कृत्रिम या आर्टिफिशियल लेंस विच इज कॉल्ड एज अ इंट्राओकुलर लेंस. तो कैटरैक्ट बाय डेफिनेशन इज एनी ओपेसिफिकेशन ऑफ द नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द आई. ओके. लंबा बोला मगर ओपेसिफिकेशन यानी कि धुंधला पड़ रहा है. नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस, आंख में जो अपना जन्म से जो आपका लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं, वो अगर ओपेक हो रहा है तो उसको हम कैटरैक्ट कहते हैं. उसमें धुंधलापन धीरे धीरे धुंधलापन हो जाता है, हल्के हल्के विजन कम होती जाती है और पेनलेस प्रोग्रेसिव डिमिनिशन ऑफ विजन होता है. चश्मे का नंबर बार बार व्यक्ति बदलने के लिए जाता है और कई बार इंद्रधनुषी रंग भी दिख सकते हैं और डबलिंग दिख सकती है फ्रॉम वन आई, मतलब नॉट बोथ आईज अगर सिमल्टेनियसली देख के डबलिंग हो तो उसको नॉर्मली कॉज उसका स्क्विंट होता है. बट अगर विद वन आई अलोन यू आर सीइंग डबल और ट्रिपल विजन और जम्बलिंग ऑफ दिस थिंग, तो वो नॉर्मली कैटरैक्ट के हो सकता है. ओके. जो लोग आपको सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, वो जानना चाहते होंगे कि हम ये चश्मा लगना डिले करें या कैटरैक्ट डिले करें, कोई तरीका है हम अपनी आई हाइजीन का ख्याल रखें तो थोड़ा देर से आए ये बुढ़ापा? देखिए, जो चश्मे का लगने का डिले करने का, तो मैंने आपको पहले बोला कि जो रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज होनी चाहिए विज़-अ-वी योर नियर वर्क. बच्चों को भी मतलब कि ये है, अब 6-8 घंटे एवरेज स्क्रीन टाइम अगर होगा तो चश्मा तो लगेगा ही लगेगा. तो अगर आप उस चीज़ को, स्क्रीन टाइम को कम करते हैं, थोड़ा लुब्रिकेशन आई की अच्छी रखते हैं और
हर 15-20 मिनट के बाद अगर आप थोड़ा डिस्टेंस पे देखते हैं और 15-20 ब्लिंक करते हैं तो उससे हो जाता है, मतलब उससे हो सकता है कि आपका प्रोग्रेशन कम हो। उसके बाद विटामिन डी इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, ए एंड डी बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द आई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रेटिना की कंडीशंस के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैज बीन शोन टू बी समथिंग व्हिच इज गुड। So these are a couple of the things that you can do, and if you need glasses, don't overstrain your eyes. You should go and get these visual aids which are required for you. Okay. Cataract के बारे में UV light exposure वगैरह those are considered, but there is no known cure for cataract as to how you can. Actually, there is something called as history of anticipation. अगर आपके पेरेंट्स को जल्दी कैटरैक्ट हुआ है तो आपको उससे भी थोड़ा और जल्दी कैटरैक्ट होगा। इंडियंस में कैटरैक्ट जो है US UK वगैरह से, मे बी बिकॉज ऑफ द एक्सेस सनलाइट और व्हाटएवर रीजंस एंड जेनेटिक फैक्टर्स, वी टेंड टू डेवलप कैटरैक्ट अबाउट 1 decade अर्लियर देन द वेस्टर्नर्स। ऑस्ट्रेलिया ने सर अभी बच्चों के मोबाइल स्क्रीन देखने पर लिमिट लगाई है। चाइना में भी ये बात चल रही है कि स्क्रीन टाइम लिमिट किया जाए। आइडियली क्या होना चाहिए कि इससे ज़्यादा देखोगे तो नुकसान तय है? देखिए, ये इंडिविजुअल वेरिएशन होती है, बट मैंने जैसे अभी कुछ मिनट पहले जिक्र किया 6-6 घंटे 8-8 घंटे जो स्क्रीन टाइम है, दैट इज़ डेफिनेटली मायोपिजेनिक। इट विल डेफिनेटली दिस थिंग। आइडियली अगर 1-8 घंटा हो तो वो ठीक रहता है। डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। टेलीविज़न की, जैसे आपने कुछ देर पहले बात करी थी, टेलीविज़न का डिस्टेंस डायगनल से कम 6 गुना होना चाहिए, तो उससे स्ट्रेन नहीं पड़ता। मैंने फंडामेंटल चीज़ बोली है, आँख दूर के लिए पड़ी है। पास आएगा तो वैसे स्ट्रेन करोगे, दूर देख रहे होगे तो आई के मसल जो है वो रिलैक्स्ड है, तो उससे आपका मायोपिया जो है वो बढ़ेगा नहीं। आंखों की कोई एक्सरसाइज भी होती है? आंखों की कुछ एक्सरसाइज होती हैं। एक तो मैंने ये रिलैक्सिंग एक्सरसाइज बोली, 20-20-20 रूल कहते हैं, जो कि 20 मिनट के बाद आप 20 फुट के डिस्टेंस पे देखिए और 20 बार झपकी लीजिए। उसके बाद कन्वर्जेंस एक्सरसाइज होती है जो आंख के मसल्स को एक्चुअली बेटर करती है, क्योंकि दोनों आंखें जब पड़ती हैं तो वो कन्वर्ज करके कोऑर्डिनेट करती हैं। तो आप कोई पेन या पेंसिल की टिप लेके उसको अपने करीब लाइए, जहाँ पे वो धुंधली हो उसको वहाँ रोक लीजिए। उसको ट्राई टू फ्यूज दैट इनटू अ सिंगल इमेज, द टिप ऑफ द पेंसिल, एंड देन अगेन रिड्यूस द डिस्टेंस। जब स्ट्रेन पड़ रहा हो तो उसको वापस ले आइए। तो ये यू शुड बी एबल टू ब्रिंग इट ऑलमोस्ट टू द टिप ऑफ योर नोज। So you can do this exercise 5 minutes morning, 5 minutes evening, and then you can move your eyes around in different directions. So these are a couple of exercises. Palming also gives soothing कि भाई आप थोड़ी देर के बाद इसको palming कर सकते हैं। So these are just to relax you. आज की तारीख में जैसे रोज़ AQI की बात होती है, पॉल्यूशन वगैरह इतनी हो गई, उससे एक और प्रॉब्लम आ रही है जिसको हम ड्राई आई कहते हैं। एलर्जीज एंड ड्राई आई, जैसे सांस की बीमारी के ऊपर आप सब लोग बात करते हैं कि भाई अस्थमा हो रहा है वगैरह, मगर जैसे म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स वहाँ होती हैं वैसे आई की कंजंक्टिवा होता है, वो एक्सपोज्ड होता है आउटसाइड को। तो वो पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो उसके ऊपर भी उतना इफेक्ट करते हैं और उससे एलर्जीज बहुत आ रही हैं। देयर आर लॉट ऑफ यंग चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स हु आर कमिंग विद एलर्जीज। क्या करना चाहिए उसके लिए? वो उसमें यही है कि एक तो आपको लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं वॉश करने के लिए। दूसरा, व्हेन यू गो आउट यू कैन वेयर प्रोटेक्टिव और सन ग्लासेज एट्सेट्रा। एक वो यूवी लाइट को भी ब्लॉक करता है, विच इज़ ऑल्सो गुड। एंड देन ऑब्वियसली एयर प्योरीफायर वगैरह जो कुछ भी है वो यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ द कॉन्टैक्ट टाइम एंड द एक्सपोजर टू द पॉल्यूटेंट्स विच इज़ द रीज़न। तो जितना कम होगा उतनी कम प्रॉब्लम्स होंगी। अब तो सर ओवर द काउंटर ऐसी आई ड्रॉप्स मिलती हैं, उनको यूज करना चाहिए। हाँ, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स में बिल्कुल कोई हर्जा नहीं है। वो आंख को क्लीन करने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड दे आर यूज्ड, दे जस्ट आर्टिफिशियल टीयर्स। तो कितनी बार यूज करना चाहिए? जितनी बार आपको जरूरत हो। अच्छा, कोई ऐसा रूल नहीं है? नहीं, एड लिब बोलते हैं, दैट मीन्स एट द लिबर्टी ऑफ द पेशेंट। Okay. That is not the issue. But then there are other medicines also which you can get off the counter, which is wrong, which is like steroid drops. So that should not be used without a prescription. Okay, डॉक्टर साहब, भारत में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले उसको काजल लगाते हैं कि उसकी आंखों की रोशनी भी तेज होगी, आंखें भी बड़ी होंगी। आप क्या सलाह देंगे? मैं तो मना करता हूँ, क्योंकि इंडिया में एक बीमारी होती थी ट्रकोमा, कुकरे बोलते थे उसको। वो वन ऑफ द मेजर रीजंस वाज कि जो पेंसिल होती थी या जो भी सुरमा लगाने वाला, वो एक आंख से दूसरी आंख को, एक बच्चे से दूसरे में, उससे
ये इन्फेक्शन होती थी ट्रकोमा क्रेमेटिस, ये दिस वाज इन्फेक्शन विच वाज वेरी वेरी कॉमन एंड इट वाज वन ऑफ द कॉजेज फॉर ब्लाइंडनेस। उसमें पलक मुड़ जाती थी, उसमें घाव बन जाते थे कॉर्निया वगैरह के ऊपर। ये आज की तारीख में बहुत कम हो गई है, बिकॉज तो एक एंटीबायोटिक्स आ गई है और दूसरा इसका यूज जो है वो कम हो गया है। सो नॉर्मली दिस इज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जो काजल एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि ये आँख को बड़ा करेगा या आँख की रोशनी इम्प्रूव करेगा। बट ठीक है, मतलब ओल्डर पीपल और वट एवर वन यू वांट, दैट इज सुंदरता के लिए लोग यूज करते हैं, तो ठीक है वो है। बट आइडली शुड नॉट गो इनटू द आई। इवन लॉट ऑफ दीज कैन कॉज सम एलर्जीज। अगर ज़्यादा कॉर्निया पे रब हो जाए तो उसके ऊपर कॉर्निया में घाव भी पड़ सकते हैं। तो प्रचलन तो काफ़ी कम हो गया मेरे हिसाब से। गांव में अभी भी है बट काफ़ी कम हो गया, और इसके साथ साथ जो ट्रकोमा एक इन्फेक्शन होती थी वो भी कम हो गया। कुछ खाने से भी आंखों की रोशनी तेज हो जाती है? खाने में वही मैंने बोला, विटामिन वगैरह, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप समझ लीजिए, गाजर हो गई, शलगम वगैरह, आपका लेटस, साग वगैरह हो गया। नॉन वेज के अंदर कॉड लिवर ऑयल, फिश हो गया वगैरह, तो दोज आर गुड सोर्सेज। मिल्क, एग, सो दीज आर गुड सोर्सेज फॉर द विटामिन दैट आर रिक्वायर्ड। ओके, आपने कहा अगर विटामिन डी कम है तो उससे भी आंखों की विटामिन डी जो है वो सूरत से आपके जो रेटिना के अंदर जो मैकेनिज्म होता है जिसमें रॉड्स एंड कोन्स की जो एक्टिविटी होती है वो ऑल्टर हो जाती है। उससे ज़्यादा स्ट्रेन, उससे मायोपिया से इट हैज़ बीन शोन दैट इट कैन इंक्रीज द डिग्री ऑफ मायोपिया दैट यू हैव। रूटीन आई एग्जामिनेशन कराने की सबसे आइडियल उम्र क्या है? जन्म के समय तो जो होगा सो होगा, उसके जन्म के समय ज़रूर होना चाहिए, और स्पेसिफिकली प्री मेच्योर बच्चों को जिनको ऑक्सीजन दिया गया है उनका ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ अ डिजीज़ कॉल्ड एज ROP, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, जिसमें कि अगर एक्सेस ऑक्सीजन दिया गया है तो पर्दे में नई नाड़ियाँ बन जाती हैं, वो विच इज़ पोटेंशियली ब्लाइंडिंग। तो एनीवे, एक तो जन्म पे होना चाहिए। कई बार कंजेनिटल डिफेक्ट्स होते हैं, सम चिल्ड्रन कैन बी बॉर्न विद कैटरैक्ट। कईयों की आंख छोटी बड़ी हो सकती है, यहाँ पे एक छेद होता है जिसके ज़रिए पानी गले में जाता है, तो वो कांस्टेंट वाटरिंग होती है। तो एक तो वो तब होना चाहिए, देन 1 year, एंड देन वन वुड से एट द टाइम ऑफ प्री स्कूल, मतलब व्हेन अ पर्सन इज गोइंग टू स्कूल, तब चेकअप हो जाना चाहिए। आई के सेक्टर में हम देख रहे हैं बहुत तेजी से ट्रीटमेंट्स चेंज हो रहे हैं। अभी जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं कैटरैक्ट के लिए जो लोग ऑप्ट करना चाहते हैं, क्या वो टेक्निक्स अवेलेबल हैं, और क्या उनके लिए भी कुछ कैंडिडेट सिलेक्शन होता है या वो सब पर लागू होती है? देखिए, एक फंडामेंटल चीज़ है कि आंख के ऑलमोस्ट हर भाग को हम कोई इमेजिंग टेक्निक से देख सकते हैं। ओके, वी कैन इमेज ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द आई। जो अंदर का है डायलेट कर दिया, प्यूपिल पर्दे का वो कर दिया। आपने आजकल में ही पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, बट वर्क इज गोइंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बॉडी की खून की नाड़ियाँ बिना सेक्शन के, बिना हिस्टोलॉजी के या बिना बायोप्सी के कहीं पे नहीं दिखती सिवाय आंख के अंदर। जो आंख का पर्दा है वो इट विल शो यू दी ब्लड वेसल्स। और अगर आपको शुगर है या आपको हाइपरटेंशन है या आपको से ल्यूकीमिया है, कैंसर है वगैरह, वो सब वो नाड़ियों में पता चल जाता है। और आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी मतलब पर्दे की फोटो खींची जाए, उससे ये डिड्यूस किया जा सकता है कि बॉडी में और क्या प्रॉब्लम है। तो एनीवे, जहाँ से मैंने ये शुरू किया वो ये था कि आई की इमेजिंग टेक्निक से ऑलमोस्ट आप सब चीज़ों को देख सकते हैं, मैग्नीफाइड व्यू से देख सकते हैं। और कई बार मतलब हिस्टोलॉजिकली यू कैन सी, जैसे कैट स्कैन है, वैसे एक OCT मशीन आई हुई है जिससे कि मतलब ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी बोलते हैं, जिसमें पर्दे का हम सेक्शन लेयर्स का काट के मतलब देख सकते हैं, मतलब फ्रॉम द आउटसाइड इट्स जस्ट एन इमेजिंग टेक्निक। तो इसके करके लेजर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के, कम से कम 10, 12, 15 तरह के डिफरेंट लेजर्स हैं जो स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। लेजर इज जस्ट अ कॉलिमेटेड लाइट बीम ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। उससे आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आई को टारगेट कर सकते हैं और उसको ट्रीटमेंट में यूज हो सकते हैं। तो सिमिलरली कैटरैक्ट के लिए आज की तारीख में इतनी एडवांसेस हो रही हैं, वो 2 पहलू में हो रही है। एक तो ये हो रही है कैटरैक्ट को निकालें कैसे, और एक हो रही है कि उसकी जगह निकाल के उसकी जगह जो कृत्रिम लेंस डाल रहे हैं उसके हम कैसे क्वालिटी इंप्रूव करते रहे।
तो ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चल रही हैं और इससे मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। आज की तारीख में अगर कैटरेक्ट सर्जरी की आप बात करें तो फेम्टोसेकंड लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी है। ये फेम्टोसेकंड लेज़र लेसिक में स्टार्ट हुआ था, लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सिल्क वगैरह में हुआ था, मगर ये 4 जो स्टेप्स हैं कैटरेक्ट के वो ये फेम्टोसेकंड लेज़र करता है। Okay. So that has made it more computer controlled. It has made it kind of semi-robotic, I would say, because there is an image of the lens that is taken, and accordingly the parameters etc. are decided कि भाई कैसे लेंस के कितने टुकड़े करने हैं, क्या करना है, इंसिजन कहाँ होनी है, सिलेंड्रिकल पावर कैसे करेक्ट करनी है, राउंड ओपनिंग कहाँ बनानी है। तो ये 4 स्टेप्स करता है। ऐसी almost there is, I would say, there is no technique which is not available in India. एंड ये चीज़ मतलब आई वुड गिव क्रेडिट टू इंडियन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट दैट द नंबर ऑफ कैटरेक्ट सर्जरीज दैट वी आर डूइंग इन इंडिया इज मोर देन चाइना प्लस यूएस प्लस यूरोप पुट टुगेदर। इज इट? यस, हमारी आंखें ज्यादा खराब, आंखें भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी हमारी ज़्यादा है चाइना के, और चाइना में रूरल ऑप्थेल्मोलॉजी इज वेरी पुअर, very poor. I have gone and done live surgeries in China. I have seen there, but the cities में it's fine, but rural में इतना नहीं है. But and obviously they don't have that kind of sun. तो और उनका फूड की हैबिट्स भी अलग हैं, मे बी उसके करके उनके कैटरेक्ट थोड़े लेट होते हैं। बट इंडिया में 75 लाख कैटरेक्ट सर्जरी साल की होती है। आप कितने मिनट में एक सर्जरी कर लेते हैं? मिनट कोई रेस तो लगी नहीं है, बट नॉर्मली 8-10 मिनट लग जाते हैं। 8-10 मिनट में? हाँ, 10-12-15 मिनट, मतलब डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द सर्जन। अपनी आंखों के लिए क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। आमतौर पर जब मरीज आता है तो पहले पूछता डॉक्टर साहब आपको चश्मा नहीं लगा? हाँ, नहीं लगा, वो कुदरती समझ लीजिए कि भाई एक आंख में मेरा थोड़ा माइनस नंबर है, एक में दूसरा, तो इट्स दैट्स कॉल्ड एज मोनोविजन। उसको आप मैनेज कर लेते हैं? हाँ, अच्छी तरह मैनेज कर, मतलब ना लगाया जाए तो काम चलेगा? अगर है आपका मोनोविजन, विच वी डू इलेक्टिवली ऑल्सो इन लेसिक और इन कैटरेक्ट सर्जरी के, एक आंख को थोड़ा माइनस की तरफ छोड़ दो, दूसरी आंख को 0 कर दो, तो one eye is good for distance, one eye is good for near. Okay. So that is also a technique. ओके, लास्ट क्वेश्चन सर, अपनी आंखों को देख के लोग क्या ये चेक कर सकते हैं उन्हें कौन कौन सी बीमारियां हैं जो जिनका इंडिकेशन आंखें दे सकती हैं? खुद तो नहीं अभी ये कर सकते आज की तारीख में, मगर ये दिन दूर नहीं है कि आप मॉल में जाएंगे, वहाँ कैमरे लगे होंगे, रेटिनल इमेजिंग सिस्टम लगे होंगे, उससे फोटो खींच के उससे हो सकता है कि डायग्नोज, बिकॉज द लेटेस्ट स्टडी विच हैज कम विच इज कि भाई इट कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट द चांसेस ऑफ पर्सन हैविंग हार्ट अटैक, maybe of chances of having a stroke, डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो किडनी का क्या हाल होगा, वो क्या होगा। Google has worked on contact lenses which can look at blood glucose, not blood glucose, the glucose within the body on the tears. आंसू में भी ग्लूकोज होता है, तो कॉन्टैक्ट लेंस के जरिए उसको कर सकते हैं। Right. People are even working on contact lens giving you the heart rhythm, etc., etc. So eye is the window to the body. आंखें जो हैं वो आपके शरीर का भी आईना बन रही हैं, दुनिया के लिए आईना तो है ही, लेकिन आपके शरीर के अंदर कितनी बीमारियां पनप रही हैं उनका पहला इंडिकेशन आंखों के जरिए मिल सकता है। तो आप अपनी आंखों को सेहतमंद रखिए और जो भी परेशानियां हैं उनके सवालों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में ज़रूर मिल जाएंगे। फिर भी कोई सवाल बाकी हो तो हमसे जुड़िएगा ज़रूर। वील कनेक्ट विद यू अगेन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.